नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया के लाइव पेज पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है और एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है और इस सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार धर्मांतरण का आरोप लगा है एक आईएएस अधिकारी पर, जहां पर एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के जरिए किस तरह से कट्टरवाद का एक संदेश दिया जा रहा है। यूपी में ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी तस्वीर भी आप साइट पर देख सकते होंगे। किस तरह से यहाँ पर पाठशाला चलाई जा रही है और जहाँ पर ये पाठशाला चलाई जा रही है कट्टरता की, ये एक सरकारी आवास है और मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन नाम है इन आईएएस अधिकारी का, जो ये पाठशाला इस वक्त संदेश देते हुए आप देख रहे होंगे। आपके किनारे भी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से एक सरकारी आवास का इस्तेमाल किया जाता है पाठशाला चलाने के लिए, वो भी धर्मांतरण के रूप में एक पाठशाला चलाई जा रही है आईएएस अधिकारी द्वारा, वो भी एक सरकारी आवास में। इस वीडियो को आप पहले देखिए। ये मजहबी पाठशाला है, चलाई जा रही है सरकारी आवास, और ये आईएएस अधिकारी हैं जो ये पाठशाला पढ़ा रहे हैं। उनके शिष्य भी आप देख सकते हैं। सरकारी आवास में पाठशाला चलाई जा रही है लगातार, जहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में अक्सर उठते आया है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी जांच के लिए आगे वीडियो भेजा गया है, जिसके बाद फोरेंसिक जांच होगी और तभी पता चल पाएगा, आरोप भी पुष्ट हो पाएगा। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गंजू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में पख्तून हसन साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अनिला सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ जाएंगी, और हम जानेंगे कि आखिर सरकारी आवास में ये हो क्या रहा है। क्या सरकारी आवास का इस्तेमाल इस तरह की पाठशाला के लिए कट्टरपंथी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह के धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी एक आईएएस अधिकारी द्वारा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और अमित गंजू के पास पहले मैं जाऊंगी। अमित, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से समझाइए कम शब्दों में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1985 बैच से आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पूर्व में भी कानपुर के कई अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। यूपीएसआईडीसी के ये एमडी रहे, कानपुर के विद्युत विभाग के कैस्को के एमडी रहे, उसके अलावा श्रम विभाग के श्रमायुक्त रहे। और 2014 से लेकर 2017 तक की अगर बात की जाए तो 2014 के अप्रैल से लेकर 17 तक का इनका कार्यकाल कानपुर में रहा। उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये जो वीडियो देखा जा रहा है, इसको न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, मगर जो इसका बेस दिख रहा है वो श्रम जो यहाँ के मंडलायुक्त का शिविर कार्यालय ऑब्लिक उनका घर है, उसके घर के विजुअल्स हैं। इसमें अलग अलग वीडियोज आए हैं, 6 लगभग 2 से 3 वीडियोज वो हैं जिसमें वो खुद वक्ता के रूप में बोल रहे हैं और उसके अलावा कुछ में श्रोता के रूप में भी हैं। और इनके यहाँ मजलिस लगी है, लोगों से धर्म के बारे में, धर्मांतरण के बारे में बात हो रही है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, तमाम ऐसे मुद्दों पर वार्ता चल रही है। ये किस डेट का है, किस मंथ का है, ये कहना ये तो जांच का विषय है। इसके बाद से इसने पूरा वीडियो में टूर पकड़ा और राजनीतिक दलों के जहां एक और लोगों ने इसके बयानबाजी चालू कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से ऑनलाइन की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्रमिक नेता भूपेश अवस्थी ने इसकी शिकायत की है। उसके बाद से, क्योंकि कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य कानपुर के बिल्लौर में थे, वहां लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने इसकी जांच की बात कही है। इस पूरे मामले पर अभी अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है और कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने इसकी जांच एडिशनल डीसीपी सोमेन मीना को दी है और इसके फैक्ट्स पता करने को, आखिर क्या है ये वीडियो की सच्चाई, क्या है, वीडियो कब का है, इसमें लिप्स कहीं चेंज तो नहीं किए गए, कहीं इसकी ट्रिमिंग तो नहीं की गई है, कहीं ऑडियो टेस्टिंग कराई, ऐसे तमाम मुद्दों पर अभी जांच होना बाकी है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी जांच होनी बाकी है। हालांकि जांच के लिए वीडियो भेज दिया गया है कि आखिर ये वीडियो कब का है, क्योंकि एक सरकारी पाठशाला का इस्तेमाल यहाँ पर कट्टरपंथी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बैठा के किस तरीके से एक आईएएस अधिकारी, जिसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो वहां पर धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, कट्टरपंथी का पाठ पढ़ा रहे हैं अपने शिष्यों को। वीडियो हमने आपको इससे पहले दिखाया किस तरीके से वहां पर शिक्षा दी जा रही है। सरकारी आवास का इस्तेमाल एक आईएएस अधिकारी किस तरीके से कर रहा है अपने सरकारी कामकाज को छोड़कर, वो आपने देखा। यहाँ पर अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आखिर ये कितना गंभीर मसला है, क्योंकि एक सरकारी आवास का इस्तेमाल होता है
कट्टरपंथी के लिए, कट्टरता के लिए, कट्टरता की जो पाठशाला है वो वहां पर लगाई जा रही है, और किस तो इसको ऑन तरीके करो। से वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है, इसको लेकर मीटिंग जो इंडिया है। विपक्ष है या फिर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी के हेलो। अलावा, क्या उनकी ओर से कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ये मामला कितना गंभीर है इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं शिवानी कि अब से महज थोड़ी देर पहले मेरी केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बातचीत हुई इसी वीडियो को लेकर। तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद मालूम चल जाएगा कि ये वीडियो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वीडियो को लेकर या फिर धर्म परिवर्तन मामले को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी बनाया गया, धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार यूपी एटीएस सभी आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी हाल ही में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 मुजफ्फरनगर से हुई हैं, 1 नासिक से हुई है। और किस तरीके से मौलाना कलीम के एनजीओ में 20 करोड़ रुपए का विदेशी फंड का मामला सामने आया है, और वे 20 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किए गए, कहाँ से आए हैं, इस बाबत अभी तक मौलाना कलीम कुछ बता भी नहीं पाए हैं। तो इस बाबत 7 दिनों की कस्टडी अभी मिली है तीनों आरोपियों की। जाहिर तौर पे इस मामले में पूरी पूछताछ होगी, लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन का, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं शिवानी, 1985 बैच का, बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ये चेयरमैन है। तो एक बहुत बड़ा पद होता है ये, और जाहिर तौर पे ये इस वक्त सवालों के घेरी में। तो निश्चित तौर पे इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से इनकी वायरल वीडियो हुआ है तब से इनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर उनको इस तरीके से अगर असत्य है ये वीडियो, तो जाहिर तौर पर उन्हीं को सामने आकर बताना पड़ेगा कि ये वीडियो असत्य है या इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो फिलहाल वो कुछ इस मामले में बोल नहीं रहे, हम उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जाहिर तौर पे जो ये वीडियो है इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। शिवानी जी बिल्कुल, और जांच के बाद ही ऐसे, क्योंकि कई सारे सवाल हैं कि आखिर किसने ये वीडियो वायरल किया, कब का ये वीडियो है, इस वीडियो की पूरी सत्यता क्या है, क्योंकि सरकारी आवास का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर धर्म की पाठशाला लगाई जा रही है। यहाँ पर फखरुल हसन साहब भी हसन खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। फखरुल साहब, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? एक सरकारी आवास का इस्तेमाल मजहबी पाठशाला के लिए किया जाता है। फखरुल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? फखरुल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, फखरुल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल इशू होगा। जी जी, फखरुल साहब, इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं आप? मजहबी पाठशाला एक सरकारी आवाज का इस्तेमाल होता है उनके लिए। वीडियो आपने देखा, ये वीडियो एक आईएएस अधिकारी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन किस तरीके से सरकारी आवास में बैठकर एक आईएएस अधिकारी यहाँ पर मजहबी पाठशाला दे रहा है अपने शिष्यों को, उसके साथ कितने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालांकि इस वीडियो की जांच होगी। फखरुल साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। फखरुल साहब, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी जी, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल। इस वीडियो को किस तरीके से आप देखते हैं, सरकारी आवास का इस्तेमाल मजहबी पाठशाला के लिए? देखिए, देश में कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो बढ़ी हैं। 2014 के बाद से आप घटनाएं देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है, फिर वापस लौट के जो हत्यारे वापस आते हैं उनको कैसे उनकी माला और फूल और हार से उनका स्वागत होता है। ममता बनर्जी पे उनपे इनाम घोषित करने वालों को जब पकड़ने के लिए यहाँ पे पुलिस आती है पश्चिम बंगाल की, उनके साथ क्या होता है ये भी पूरे देश ने देखा है। दिल्ली में कैसे लोग बंदूक निकाल के, और जो नेता हैं वो ये कहते हैं गोली मारो सालों को। इस तरीके की भाषा और इस तरीके की घटनाएं देश में बढ़ी हैं। हम समझते हैं ये जो वीडियो सामने आ रही है निंदनीय है, और देश में जो कट्टरपंथी ताकतें बढ़ी हैं उनकी जो हम देखते हैं कि बार बार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मैं समझता हूँ इसकी की पूरी जिम्मेदारी देश की सरकार की है। देश की सरकार को अगर ये घटना सत्य है तो इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ देश में बढ़ रही जितनी भी
कट्टरपंथी ताकतें हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। जी, यानी कि योजना बनाने की बात यहाँ पर आपने की है और आपने एक लाइन और बोली कि 2014 के बाद से ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी और उस वक्त तो उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार हुआ करती थी। देखिए 2014 के बाद से देश में सरकार बदली थी, 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी। हम जब उत्तर प्रदेश में सरकार में थे तो हमने इस तरीके की ताकतों को बढ़ने नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको 2017 तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, आपको ऐसी कोई घटना नजर नहीं आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। हम धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। जो पार्टी जिनको इन सब घटनाओं से इनसे फायदा है, जिनको हिंदू और मुसलमान को बांट के वोट लेने से फायदा है, वो मैं समझता हूं कि वो ही ताकतें इन सब मामलों के पीछे हैं। जब ऐसी कोई वीडियो आती है तो भारतीय जनता पार्टी हो, उनको लाभ मिलता है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए। ये देश की बात है, देश की छवि खराब होती है। देश में कट्टरपंथी जो ताकतें हैं जब वो बढ़ती हैं तो देश का माहौल खराब होता है। देश के माहौल को अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। जी बिल्कुल, और इसकी जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि अभी भी सत्यता क्या है, पूरा सत्य क्या है, वो आना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। और वीडियो लगातार हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक सरकारी आवास का इस्तेमाल एक IAS अधिकारी यहाँ पर कट्टरपंथी के लिए करता है, अपनी मजहबी पाठशाला वो वहां पर लगाता है और क्या कुछ उस दौरान उसने कहा ये भी आपने देखा। और इससे पहले अमित सिंह जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने साफ कहा कि हमने इन IAS अधिकारी से बात करने की कोशिश भी की। इफ्तिखारुद्दीन नाम है इनका, कई इससे पहले बहुत ऊंचे पद पर ही रह चुके हैं, लेकिन किस तरीके से आज ये अपने सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने देखा। और इनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो भी इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब जांच के आदेश आगे भेज दिए गए हैं। फखरुद्दीन साहब, यहाँ पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश के ये कहा है कि काफी गंभीर मुद्दा है ये, और जिस तरीके से, क्योंकि वीडियो वायरल होता है ठीक ढंग से, ऐसा लग रहा है कि किसी मकसद से ही इस वीडियो को वायरल भी किया गया है। हालांकि कोई पुष्टि न्यूज़ 18 इसकी नहीं करता है। कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक संदेश यहाँ से जनता को भी जाता है, गलत संदेश जाता हुआ दिख रहा है। देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आखिर इन सब वीडियो को वायरल करने से या ऐसी घटनाओं को तूल देने से आखिर फायदा किस पार्टी को है? कौन सा दल है जिसको हिंदू और मुसलमान के वोट को बांट के राजनीतिक लाभ होता है? ये देश की जनता जानती है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की घटनाओं पे अंकुश लगाना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो आसाम की घटना हो, चाहे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं हैं। हम समझते हैं ये ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं देश में और देश की सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए। कम से कम ऐसी घटनाओं पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये वीडियो सही है तो इन पे गंभीर, मैं समझता हूँ कि इन पे कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कठोर कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए और इसकी सत्यता जानने की जरूरत है, क्योंकि आखिर ये वीडियो कब का है, किसने इसे आखिर वायरल किया, किस मकसद से वायरल किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ पर एक IAS अधिकारी मोहम्मद फखरुद्दीन है जो अपनी जो मजहबी पाठशाला है वो सरकारी आवास में चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फखरुल साहब, क्या लगता है, क्या किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की वीडियो, वो भी एक सरकारी आवास में बैठकर, एक IAS अधिकारी जिसका एक ओहदा होता है, कई जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है, वो इसको उसका ये वीडियो वायरल होता है, ना हो आगे ऐसा, इस तरीके के वायरल वीडियोस आगे ना लॉन्च हो, इसके लिए किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? देखिए सरकार, मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरीके के जितने भी वीडियो ऑडियो जो कुछ भी वायरल होते हैं उन पे एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चाहे चाहे ये IAS वाली घटना हो, चाहे आसाम की घटना हो, चाहे ममता बनर्जी से जुड़ी हुई घटना जो उत्तर प्रदेश में अब पुलिस आई थी उनके साथ इस तरीके की घटना, मैं समझता हूं कि देश में कट्टरपंथी ताकतों को पनपने से रोकने के लिए देश की सरकार को एक कानून बनाने की जरूरत है और निष्पक्ष कार्रवाई के साथ सख्त कार्रवाई करके देश में ऐसी जो कट्टरपंथी ताकतें उनको संदेश देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर प्रशांत पटेल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से। प्रशांत जी, आज भी वीडियो आपने देखा होगा किस तरीके से सरकारी आवास का इस्तेमाल हो रहा है मजहबी पाठशाला के लिए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम IAS अधिकारियों द्वारा इस तरह के कृत्यों का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले हमने झारखंड का एक IPS अधिकारी का वीडियो देखा था जो विधायक को डिक्टेट कर रहे थे, बता रहे थे कि मुस्लिम बहुल एरिया है और आपके आने से ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा। और ये जो इफ्तिखार जो 1985 बैच के
अधिकारी हैं, इनके द्वारा ये तो इनका सर्विस रूल्स का भी मिसकंडक्ट है। इनको तो सीधा बर्खास्त किया जाना चाहिए। घर में बैठ करके धर्मांतरण जैसे काम को अंजाम दे रहे हैं। और अभी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कितने बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। लगातार उस मामले में लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे। कल भी, परसों भी 3 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो आईएएस और आईपीएस होकर के भी उनके अंदर मजहबी कट्टरता किस तरीके से बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये लोग जकात फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जकात फाउंडेशन द्वारा इस तरह का काम काफी लंबे समय से चल रहा है कि ऐसे मुस्लिम समाज के युवाओं को ब्यूरोक्रेसी में भर्ती किया जा सके, ताकि वो अपने जो उद्देश्यों को है उसको अंजाम दे सके। तो अभी कल भी उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य जी ने बोला कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे अधिकारियों पर सस्पेंड किया जाएगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि आगे जांच की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा इस वीडियो की सत्यता आखिर क्या है, किस मकसद से इसको वायरल किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रशांत जी देखिए कि वीडियो वायरल हुआ है बकायदा, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनता में भी एक गलत तरीके का संदेश जाता है इससे। कितनी गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर मुद्दा है ये। निश्चित तौर पर गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर देखिए जो अधिकारी होता है, अधिकारी को उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, संविधान के अनुसार उसको काम करना चाहिए। वो किसी जाति, वर्ग या धर्म के लिए काम नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वो उसके अपने सरकारी आवास पर वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है। मौलवी आकर के उल जुलूल बातें कर रहा है और दीन में आने के लिए, यानी कि अपने इस्लाम में आने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो जब आईएएस अधिकारी ही इस तरीके से काम करेगा, अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा भारत सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपना पूजा पर पाठ या धर्म कांड छोड़ दे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो राज्य की व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी कि जो राज्य की व्यवस्थाएं होंगी, नियम कानून होंगे, किसी धर्म के फेवर में या उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, सबके प्रति निरपेक्ष होंगे। तो एक आईएएस अधिकारी, डीएम, एसपी या अन्य अधिकारी से बड़े से अपेक्षा की जाती है कि जब वो कुर्सी पे बैठे होगा, जब वो ड्यूटी पे होगा, तो किसी जाति, धर्म या वर्ग के विरुद्ध कोई ऐसा बयान नहीं देगा, कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे समाज में इस तरीके से असंतोष पनपे, ये समाज में दो वर्गों के प्रति कोई ऐसा भेदभाव फैले। लेकिन वो सरकारी ड्यूटी में रहते हुए, सरकारी आवास में रहते हुए ऐसा कृत्य कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसे जो हम सेकुलर मुल्क, सो कॉल्ड सेकुलर तो हालांकि नहीं है, कहा जाता है सेकुलर है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, ताकि एक समाज अन्य अधिकारियों के लिए भी मैसेज जाए। बिल्कुल प्रशांत जी, और यहाँ पर फखरुल हसन चांद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करती है। इस मसले पर जब उनसे हमने बातचीत की, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे, उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हमने सभी को साथ लेकर के चलने का काम किया। हमने किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब अखिलेश यादव कहते थे कि मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां हैं, और ये कब्रिस्तान की दीवारें बना रहे थे। लेकिन हमने वादा किए थे, हमने राम मंदिर का वादा किया, हमने ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो एक बड़ी कुप्रथा थी, उसको हमने हटाने का काम किया है। तो हम बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं। माइनॉरिटीज के लिए जितने काम इस सरकार में किए गए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देख लीजिए, 2 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, बालिकाओं के लिए बहुत सारे काम किए रहे। इतने सारे काम कि हम अगर भेदभाव के साथ काम कर रहे होती है, हिंदू मुस्लिम के साथ काम कर रहे हो, तो इस तरह हम नहीं करते। हमारा ये नारा है कि विकास सभी का और तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। 450 सालों की ये सरकार है उत्तर प्रदेश की, इसमें एक भी दंगा नहीं हुआ। सपा की सरकार में हर महीने दंगे हुए थे। 7 सालों की केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश में कहीं बड़ा दंगा नहीं हुआ, कहीं बम विस्फोट नहीं हुआ। उसके 14 के पहले देखिए, हर 6 महीने में कोई देश में किसी न किसी शहर में बम ब्लास्ट होता था। तो ये देखिए कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमने अपराध को खत्म किया। उत्तर प्रदेश में आज सारे अपराधी जेल में हैं। लोग जो अपराधी हैं तख्ती लटका करके स्वयं थाने में आके सरेंडर कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुश है कि कम से कम अपराधियों से, और जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो गुंडागर्दी थी, दिन दहाड़े अपहरण कर लिए जाते थे, वो सारी चीजें बंद हैं। आज उत्तर प्रदेश में ये सब घटनाएं नहीं हो सकती क्योंकि अपराधी जेल में हैं। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी अपराधी था, सभी अपराधियों के साथ समान सलूक किया है और किसी तरीके का ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है हमारी सरकार में। बिल्कुल, फखरुल साहब जवाब जरूर देना चाहेंगे आप, और क्या कहना चाहेंगे, क्या धर्मांतरण पर पाबंदी लगा पाई है बीजेपी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, आपने उनका पूरा भाषण सुना। उनके भाषण से आपको कहीं नहीं लगा होगा कि वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे। इनके भाषण से भी, इनकी पूरी बात से भी पता चला कि ये सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं।
इन्हीं ने बताया कि आईएएस बनने के लिए मुसलमान आईएएस बनना चाहता है, क्योंकि वो इस तरीके की घटनाएं करना चाहता है, जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनका काम ऐसा ही है और लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए। और इन्हीं ने एक बात और कही कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुस्लिम बेटियां ही मेरी बेटी हैं। अरे कहाँ कहा था, कौन सा बयान है आपके पास? इस चैनल पर बैठ के इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। मैं आपको योगी जी का एक बयान जरूर बता सकता हूं, जिसमें उन्हीं ने ये कहा कि मैं ईद नहीं बनाता, मैं दिवाली बनाता हूं। इस प्रदेश में जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके मुंह से इस तरीके की बातें, इस तरीके का बयान, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो काम करने का तरीका है, वो उनके बयान से झलकता है। ये बात करते हैं माफिया की कि उत्तर प्रदेश से इन्हीं ने माफिया राज समाप्त कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट कहाँ है? आप जारी कर दो, आप जारी कर दो। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ एक हत्या होती है, उसका आरोपी जिसपे 25,000 का इनाम होता है, और उसके बाद वो एमपी एमएलए कोर्ट में जाता है, खुद सरेंडर कर देता है एक दूसरे मामले में अपना बेल बॉन्ड कैंसिल करा के। 26 दिन जो वो इलाहाबाद जेल में रहता है, लेकिन पुलिस उन पे जो वारंट होता है वो तामील नहीं करती। उसके बाद वो वहीं से अपनी बेल फिर से बेल बॉन्ड भरता है और बाहर निकल जाता है। ये है उत्तर प्रदेश और ये है भारतीय जनता पार्टी का सच, जो ये अपराधियों की बात करते हैं कि अपराधियों पे ये कार्रवाई किस तरीके से करते हैं। सरकार निष्पक्ष है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों पर कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की भरमार वाली पार्टी है। माफिया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वो शरीफ और दूध का धुला हो जाता है। दूसरे दल में अगर कोई व्यक्ति है जिसपे मुकदमे हैं तो माफिया है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई माफिया है तो अतीक अहमद माफिया है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई माफिया है तो मुख्तार अंसारी माफिया है। उत्तर प्रदेश में तीसरा नाम आपको भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कभी आप नहीं सुन सकेंगे। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे माफिया हैं उनके नाम लेके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं वो बैठते चैनल पे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का नाम तो सब लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के अलावा दूसरा तीसरा कोई माफिया है या नहीं है? आप लिस्ट जारी करो। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र को चुनौती देता हूं कि तीसरा नाम बताइए आप माफिया का उत्तर प्रदेश के। प्रशांत जी, जवाब है आपके पास? देखिए, बहुत सारे माफिया, सुंदर भाटी जेल में अभय सिंह जैसे माफियाओं की संपत्तियां कुर्क की गई है। 1500 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई है। जो भी अपराधी, अब आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोग अपराध में लखनऊ में चोरी स्नैचिंग में एक ही वर्ग के लोग क्यों शामिल हैं? मुंबई पुलिस, आप बताओ ना, लखनऊ में हत्या हुई थी, वो अपराधी पे आपने क्या कार्रवाई की थी? जारी की थी, वो एक वर्ग थे। आप 26 दिन एक अपराधी जेल में रहा, एक माफिया जेल में रहा, आप उसपे वारंट तामील नहीं करा पाए। आप अपराधियों की बात करते हो, आप कलेक्टिव अप्रोच के साथ सिर्फ कार्रवाई करते हो। आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मुकदमे थे, जिनको उन्हीं ने अपनी कलम से वापस ले लिया। आपके उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पे 49 केसेस थे, जिनको खुद वापस ले लिया। आप अपराध की बात करते हो, आप अपराधियों की बात करते हो। आपकी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आपने कार्रवाई की है, आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई करते हो। आप केवल और केवल कट्टरपंथी विचारधारा को आगे ले जाने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको सोचना चाहिए कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप देश को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ ले जा रहे हो। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, ये देश हिंदुस्तान गांधी जी, लोहिया जी, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर जी का है। हम आपको ऐसे बर्बाद नहीं करने देंगे। आप अगर इस देश को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ ले जाना चाहते हो तो समाजवादी पार्टी आपके इस रास्ते में रोड़ा अटकाएगी। हम इस देश को सेकुलर रहने देंगे, और सेकुलर देश था, सेकुलर देश है और सेकुलर देश ही रहेगा। अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कहीं सेकुलर नहीं रखा था। अंबेडकर सेकुलरिज्म और समाजवाद के विरोधी थे। नहीं, तो हम आपके कट्टरपंथी विचारधारा, आपकी कट्टरपंथी विचारधारा, फांसीवादी विचारधारा से इस देश को नहीं चलने देंगे। ये देश गांधी जी का है, ये देश नाथूराम गोडसे की विचारधारा का नहीं है, ये देश नाथूराम गोडसे की विचारधारा का नहीं है। ये देश
अम्बेडकर जी के विचारधारा का है, ये देश लोहिया की विचारधारा का है, ये देश अम्बेडकर की विचारधारा का है, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा का देश नहीं है। अगर आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देश में बढ़ाना चाहते तो मित्र हम ये करने नहीं देंगे। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। डाला गया जब अधिकांश विपक्ष के नेता जेल में थे जी, अम्बेडकर ने कभी सेकुलरिज्म समाजवाद कभी सपोर्ट नहीं किया। आप कैसे सेकुलरिज्म की बात करते हैं? आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको मालूम है कि आरएसएस पे पहली बार प्रतिबंध किसने लगाया था? आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं? नहीं, आपको भी नहीं माना। मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं अम्बेडकर के विचारों को मानता हूँ। अम्बेडकर जी, अगर आप कानून को मानते तो आप कानून की बात करते। आप बैठ के यहाँ पे कट्टरपंथियों की और फांसीवादी ताकतों की पैरवी नहीं कर रहे होते बैठे थे। अगर आप अम्बेडकर को मानते तो इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को मानते। आप इस देश में बैठे हुआ कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो नेता हो, उसके मुंह से अगर इस तरीके की भाषा निकलेगी कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ, दिवाली, तो मैं समझता हूँ कि देश कट्टरपंथी ताकतों से नहीं चलेगा। वक्त कम है अभी ये डिबेट हमें खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच होगी, उसके बाद क्या सच्चाई है उसकी वो पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक यूट्यूब के हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।